बात हो सकती है? सर जरा ये बताएं। साथियों, अमेरिका का युद्ध में शामिल होना ये बहुत बड़ी बात इसलिए हो सकती है क्योंकि इस युद्ध के दौरान जो फाइनेंसर था पूरे दुनिया का वो अमेरिका ही था। 1939 से 41 के बीच में जब युद्ध लड़ रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस अपने आप में लड़ाई लड़ रहे थे जर्मनी के साथ, इटली के साथ, जापान के साथ, तो जो पैसा दे रहा था पीछे से वो अमेरिका था। अमेरिका अभी तक एक व्यापारी की भूमिका में था और अमेरिका ने यह निर्धारित कर रखा था कि मैं केवल इनको फंड दूंगा जो आज को करता है, दुनिया को लड़ाऊंगा, खुद नहीं लड़ूंगा। लेकिन अमेरिका को मनाया कैसे विंस्टन चर्चिल ने? क्या कह के मनाया कि भाई एक बात बताओ, तुम यार युद्ध में आ जाओ, हम तुम्हें युद्ध में इनवाइट करने आए हैं, तुम पैसा मत दो हमें, हम लड़ लड़ के थक चुके हैं, हम हार जाएंगे, हमारा जो इतने दिन से बना हुआ एक पूरा हवा है कि हम इतने बड़े वाले हैं कि हम जहां हमारा शासन है वो कभी सूरज नहीं डूबता, कृपया करके आपसे माननीय नम्र निवेदन है कि आप युद्ध में हमारी तरफ से युद्ध लड़ने आ जाइए। बिल्कुल महाभारत वाला दृश्य था, जिस प्रकार से कौरव भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ करने के लिए गए थे, बिल्कुल वैसे ही विंस्टन चर्चिल यहाँ पर किसको लेने चला गया? रूजवेल्ट को लेने चला गया कि आप युद्ध में आ जाइए। विंस्टन चर्चिल के साथ रूजवेल्ट की यह बैठक हुई, लेकिन रूजवेल्ट ने उस समय एक जबरदस्त काम किया। जबरदस्त काम उसने जो किया, शायद उसी की परिणति है कि आज हम आजाद हैं। आज शायद उसी की परिणति है कि यूएन की स्थापना हुई। शायद आज उसी की परिणति है कि आज पूरी दुनिया पर नाजीवाद नहीं है। अमेरिका महापावर क्यों बना, उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है ये कहानी, क्योंकि रूजवेल्ट ने कहा कि मैं युद्ध में तो पार्टिसिपेट कर लूंगा, लेकिन ब्रिटेन वालों तुमको अपनी सारी सरकारें हटानी पड़ेंगी। इस दुनिया में से तुम अपने बारे में जो शब्द कहते हो कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, अपने आप के ऊपर से इस टैग को वापस लेना होगा। तुम्हें यह कहना होगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं हैं। अब तुम ये कहोगे कि अगला ताकतवर कंट्री अमेरिका होगा, अमेरिका के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। तुम्हारा नेतृत्व ब्रिटेन नहीं, अब अमेरिका करेगा। अगर इस चीज के लिए तैयार हो तो हम युद्ध के आने के लिए तैयार हैं। और सुन लीजिए, इस पूरी दुनिया में तुम्हारे जहां जहां भी साम्राज्य है वो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। 8 प्रकार की शर्तें रखी गई, उसे ही अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन वालों ने इसे अपनी जीत समझा। क्यों जीत समझा? क्योंकि ब्रिटेन के साथ जुड़ चुका था अमेरिका। अगर चाहता तो ये जर्मनी के साथ भी जुड़ सकता था। ये अमेरिका जुड़ चुका था ब्रिटेन के साथ, यानी कि ब्रिटेन की लाज बचने वाली थी। यही कारण है कि विदिन 7 ईयर ब्रिटेन ने जितने भी देश जिन पर भी उसका कब्जा था उन सबको आजाद कर दिया था। ब्रिटेन की हालत इतनी भी नहीं रह गई थी कि वो सैनिकों को तनख्वाह दे सके। अब वो अमेरिका से लोन लेकर के ही दुनिया को तनख्वाह दे रहा था। हमारी देश की आजादी कहीं ना कहीं इस अटलांटिक चार्टर पर भी छुपी हुई है। इस बात को जरा सोच करके चलिएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिया गया और वो ये था कि जिस प्रकार से समुद्री व्यापार के ऊपर ब्रिटेन वालों और फ्रांस वालों तुमने समुद्री व्यापार पर एक अधिकार कर रखा है, दुनिया के अंदर कोई और व्यापार कर नहीं सकता ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, तुम्हें वो पूरी तरह से फ्री करना पड़ेगा। यानी कि दुनिया के अंदर व्यापार अब मुक्त व्यापार होगा, लेजस फेरी होगा। याद करिए, कभी नेपोलियन ये लाइन बोला करता था कि लेजस फेरी होगा, मुक्त व्यापार होगा, जिसके डर से ब्रिटिशर्स कांपा करते थे नेपोलियन से कि कहीं गलती से दुनिया में मुक्त व्यापार का शिगुफा चल गया तो हम अमीरी कैसी बचाएंगे अपनी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये जो निर्णय लिया गया, ये 2 दुनिया को बदलने वाले निर्णय थे। और कहते हैं कि इन 2 ही निर्णय थे जिनके कारण उस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक संगठन की स्थापना 1945 के अंदर हुई, जिसे जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहते हैं, जो बाद में 1995 में चल करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बदला। यानी कहने का अर्थ ये हुआ साथियों कि जीएटीटी की स्थापना कहीं ना कहीं इस अटलांटिक चार्टर में छिपी हुई थी, जो आज विश्व व्यापार संगठन के रूप में जाना जाता है। दुनिया के अंदर से अमेरिका की, ब्रिटेन के प्रभुत्व की खत्म होने की जो कहानी है वो इसी चार्टर में लिखी गई थी। दुनिया के अंदर एक यूनाइटेड नेशन प्रकार का लीग बनेगा, यानी कि एक लीग ऑफ नेशन जैसा कुछ बनेगा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होगी। ऐसा भी कुछ इस यूएन चार्टर में था कि हम सब लोग मिलकर के रहेंगे और यह आश्वस्त करेंगे कि इस दुनिया के अंदर व्यापार को और दुनिया में किसी को कोई भी दबाएगा नहीं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना के भी बीज इसी अटलांटिक चार्टर में थे। तो जरा सोच के देखिए कितनी जबरदस्त बात थी 1941 का ये अटलांटिक चार्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे साथियों, उस समय का अटलांटिक चार्टर 1941 के अंदर पूरी दुनिया को बदलने वाले रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो दुश्मन राष्ट्र थे, जिन्हें धुरी राष्ट्र
कहा जाता था, जिसमें इटली, जापान और जर्मनी थे, उनको हराने वाला रहा, इनको हराने वाला रहा। और एक तरफ जो विजित राष्ट्र बाद में बने वो कौन कौन से थे? तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएस और यूएसएसआर, ये वो राष्ट्र थे जो कि उस समय अलाइड पावर कहलाए थे, जिन्होंने मिलकर के यूनाइटेड चार्टर को अपना लिया था, अटलांटिक चार्टर को अपना लिया था। डर हो गई बात। फिर आप सवाल पूछेंगे, सर अब वर्ल्ड वॉर तो बचा नहीं।